नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा सह आचार्य राजकीय बांगट महाविद्यालय डीडवाना से। हम बात कर रहे हैं एमए हिंदी में पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध दोनों प्रश्न पत्रों में काम आने वाली वाक्य, और हमारा विषय चल रहा है नई कहानी रचना प्रक्रिया में। आज हम बात करते हैं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की। कहानी रचनाकार के अंतर्मन की उपज है। सृजन का सीधा संबंध रचयिता की मानसिकता से होता है। सृजन किसी क्षण की उपलब्धि नहीं, दीर्घ साधना तब की उपलब्धि है। सृजन में अति चेतना की सर्वप्रमुख भूमिका होती है। मन के इसी स्तर पर रचयिता अपनी रचना का निर्माण करता है। रचना रचनाकार के लिए आत्मान्वेषण का साधन होती है। रचना में वह स्वयं अपने को उपलब्ध करता है। अपने को पाना रचनाकार के लिए विशेष रचनात्मक सत्य को पाना है। रचनाकार अपने व्यक्तित्व से, अनुभव और जीवन दृष्टि से गुजरने के पश्चात ही रचना को रूप देता है। रचना के स्तर पर रचनाकार नितांत अकेला होता है। उसे रास्ता खुद ही खोजना और तय करना पड़ता है। हाथ में कलम लेकर जब वह कोरे कागज का सामना करता है, तब लिखने की क्रिया में रचना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेविस शंकर अवस्थी के अनुसार कहानी की रचना प्रक्रिया जीवन के व्यवहारों से संबद्ध है। इसीलिए कहानी की रचना प्रक्रिया को समझने के लिए व्यवस्थित रूप से जीवन के व्यवहारों की आंतरिक और क्रियात्मक ढांचे का परिज्ञान आवश्यक होता है। रचना प्रक्रिया लेखक के जीवन अनुभवों को विशिष्टता प्रदान करता है। जब तक रचनाकार इस परिचक्र द्वारा अपने जीवन अनुभवों को प्रतिबिंबित नहीं करता, तब तक रचना प्रक्रिया बनावटी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे रचनाकार ने अनुभव उधार लिए हों। रचनाकार की बाह्य संसार में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यह मान्य है कि हर क्षण की अनुभूति स्तर दूसरे से भिन्न एवं नवीनता लिए होता है। मुक्तिबोध ने भी इसी बात को इस प्रकार कहा है। रचना प्रक्रिया के अंतर्गत तत्व, बुद्धि, भावना, कल्पना इत्यादि एक जैसे होते हुए भी प्रभाव, संगठन तथा आंतरिक उद्देश्यों की भिन्नता के साथ ही रचना प्रक्रिया भी बदल जाती है। वे अनुभव करना रचनाकार की निर्वैयक्तिक दृष्टि और यथार्थ की अभिव्यक्ति है। निर्वैयक्तिक दृष्टि में रचनाकार वैयक्तिक दायरों से निकलकर मानवीयता का स्पर्श करने लगता है। रचना प्रक्रिया इस प्रकार से रचना प्रक्रिया का अर्थ हुआ किसी साहित्यिक कृति को रचने की वह विशिष्ट निश्चित क्रिया, जिसके द्वारा रचना अपनी समग्र विशेषताओं तथा न्यूनताओं सहित एक निश्चित आकार ग्रहण करती है। अनुभूति में लेखक के अनुभव चिंतन के स्तर पर जाकर अभिव्यक्त होते हैं। अनुभव रचनाकार की अंत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। प्रेरणा से अनुभव अनुभूति का रूप बनकर कथात्मक धरातल पर निहिसृत होते हैं। लेखक जब अनुभव के यथार्थ को रचनात्मक धरातल पर लाता है, तो उन्हें संवेदनात्मक भाव द्वारा पुष्ट करता है, जिससे पाठकों के पात्रों के प्रति करुणा उत्पन्न हो जाती है तथा वे तत्कालीन परिवेश तथा लेखकीय जीवन दशा को समझने में सक्षम हो जाते हैं। रचनाकार इस यथार्थ को सशक्त भाषा, शिल्प और शैली द्वारा अभिव्यक्त करता है। अतः रचना प्रक्रिया इन दो पक्षों, अनुभूति और अभिव्यक्ति द्वारा संभव होती है। इन दोनों के मध्य एक तीसरा पक्ष और भी है, चिंतन, जिसके बिना ना अनुभूति संभव है और ना ही अभिव्यक्ति। इसको मध्य रखते हुए प्रत्येक लेखक की रचना प्रक्रिया तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार रचना प्रक्रिया के रूप हुए अनुभूति पक्ष, चिंतन पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष
हम पहले बात करते हैं अनुभूति पक्ष की। अनुभव कला एक आत्मिक प्रक्रिया है जिसमें सर्जक का शरीर और उसकी आत्मा एक सूत्र हो जाते हैं। कलाकार अपने आप में एक ब्रह्मांड होता है और उसे रचना के सभी तत्व अपने में अंदर से प्राप्त होते हैं। उसके अंतरतम में यह तत्व उसकी बाह्य अनुभव के मार्ग से प्रविष्ट होते हैं। रचनाकार अनुभवों तथा रचनात्मकता को जीवित रखता है। रचना काल में कृतिकर्ता का अनुभव होता है, पर रचे जाने के बाद रचना का स्वतंत्र अस्तित्व हो जाती है और उस समय स्वयं रचनाकार एक विशिष्ट पाठक मात्र बन जाता है। यह तो निश्चित हो गया कि अनुभव रचना निर्माण में सहायक होते हैं। एक लेखक अपने कथ्य के सहारे अपनी जीवन प्रणाली, अपने व्यक्तित्व को उजागर करता है। वह अपनी निजी अनुभव से लेखन कार्य का प्रारंभ करता है, चारों ओर की जिंदगी से स्वयं को जोड़कर और उस जिंदगी से गुजरते हुए अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ तक यह आवश्यक है कि लेखक अपने अनुभव क्षेत्र से प्रेरणा ग्रहण करे ताकि वह अपनी रचना में जीवन के प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत कर सके। वहाँ यह भी आवश्यक है कि लेखक का अनुभव क्षेत्र उत्तरोत्तर विकसित होता जाए, जिससे जीवन के यथार्थ पर उसकी पकड़ में व्यापकता आ जाए। अनुभूति का सीधा संबंध अपने युग के यथार्थ के साथ है। ऐसा यथार्थ जो अपने समय और परिवेश को समेटे हुए हैं। ऐसा परिवेश जो व्यक्ति को परिवार, परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से मानव समाज तक को घेरे हुए हैं। यही सही है कि रचनाकार समूचे विश्व को या राष्ट्र या समाज को अनुभव के स्तर पर जी नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह अपने आसपास के जीवन अनुभव से जितना कुछ ग्रहण कर सकता है उसे उतना ही अपने साहित्य का सत्य बना लेता है। साहित्य की मुकुर में आजीवन को उसकी संपूर्ण विवेशिका में वह देख सकता है। जीवन जो दयनीय है, वेदनीय है और करुणामयी है, मानवीय अनुभव का अन्वेषण ही तो साहित्य है। इस प्रकार जीवन अनुभव ही सच्चे अर्थों में प्रामाणिक एवं शाश्वत होते हैं। जो अनुभूति जितनी सच्ची होती है उतनी ही बड़ी होती है। रचना सत्य है अथवा असत्य, इसका निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि लेखक अपनी अनुभूतियों के प्रति कितना ईमानदार है। लेखक किसी अनुभव को पहले अपने अंदर समाता है, फिर उसका पुनः सृजन करता है। अति व्यक्तिगत रूप से भोगी बगैर किसी क्राइसिस का चित्रण लेखकीय कर्तव्य कौशल का निर्वाह भर ही हो सकता है। उसे कोई अर्थ संदर्भ दे देना एकदम असंभव है। इस प्रकार से अनुभव जितना सशक्त व सच्चा होगा, रचना उतनी ही सशक्त, यथार्थ व पठनीय होगी और रचना का तंत्र भी उतना ही सुदृढ़ होगा। इसके बाद है प्रेरणा। परिवेशगत प्रभाव लेखक के मानसिक स्तर तक पहुंचकर रचना लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी लेखन में लेखक अनुभवों की अभिव्यक्ति अंतः प्रेरणा के माध्यम से होती है। जब तक साहित्यकार की अंतःचेतना उसे लेखन के लिए प्रेरित नहीं करेगी, तब तक वह अनुभवों की भावाभिव्यक्ति नहीं कर सकता। निर्माता के अंतःकरण में जिस समय प्रेरणा मुखरित होती है, उस समय निर्माण का कार्य आरंभ होता है। लेखक जिस विषय का उत्कट संवेदन कहानी में प्रस्तुत करता है, उसी को उस कहानी का बीज भाव स्वीकार करता है। उसी से कृतिकार प्रेरणा ग्रहण करता है और लिखता है। यह बीज भाव अनेक प्रकार के और अनेक रूपों के हो सकते हैं। इन्हीं की विभिन्न शिराओं को लेकर कहानी अपना रूप संगठित करती है और उसके कथानक का रूप बनकर साकार हो उठती है। साहित्य की आंतरिक प्रेरणा के अभाव में लिखी गई कोई भी सामग्री साहित्य की संज्ञा धारण नहीं कर सकती। सबको प्रकाशित करने की प्रेरणा अनुभव देते हैं। कहानी लेखन की प्रेरणा पहली शर्त है।
यदि अंतश्चेतना को कोई गहरी पीड़ा, कोई गहरा आघात झेलना पड़ा है, तो उस पीड़ा से मोक्ष पाने के लिए, उसे अपने से बाहर करने के लिए शब्दबद्ध करना होगा। अंत्य प्रेरणा एक ऐसी अनजान गोंद है जो जीवन सत्यों से बिधी हुई लेखक की धुंधली अंतर्दृष्टि से में दीप्त भरती है। इसी अंत्य प्रेरणा की अथ इति के बीच रचना बनती है और संवरती है। लेखक के मानस में कोई विचार, कोई घटना, कोई विशिष्ट अनुभव अनेक वर्षों तक उथल पुथल मचाता रहता है और लेखक घनीभूत संवेदना की चरम सीमा पर पहुंचकर अनेक वर्षों तक अभिव्यक्ति को टालने पर एक ऐसी मानसिक स्थिति पर पहुंच जाता है जब संवेदना को शब्दों में व्यक्त करने की अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। अंततः प्रेरणा अनेक बार तत्काल लेखन की ओर लेखक को प्रवृत्त करती है और कभी कभी अनेक वर्षों तक लेखक के मानस को अभिव्यक्ति के लिए उत्तेजित करती रहती है। ये स्थितियां प्रेरणा के स्वरूप और उसके संबंध में लेखक के व्यवहार एवं प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं। सृजनशील कलाकार अपने आप में एक ब्रह्मांड होता है और उसे रचना के सभी तत्व अपने अंदर से प्राप्त होते हैं। उसके अंतरतम में यह तत्व उसके बाह्य अनुभव के मार्ग से प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार से साहित्यकार का जीवन तपस्या का जीवन है। ऐसी अग्नि परीक्षा के बाद साहित्यकार जो कुछ लिखता है वह सामूहिक सत्य होता है। एक आंतरिक व्यवस्था से अवश्य होने पर ही महत्वपूर्ण रचना होती है और लेखक की आंतरिक दुनिया में प्रवेश उसका ही हो सकता है जिसकी कल्पना शक्ति और संवेदना उसकी समकक्ष हैं। इसके बाद आता है संवेदना। संवेदना रचना का सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक तत्व माना जाता है। परिवेश, वातावरण तथा व्यक्ति के बाह्य मनोजगत में परिवर्तन होने पर भी संवेदना अपनी संपूर्णता में अवश्य रहती है। साहित्य मनुष्य की आंतरिक भावात्मक अभिव्यक्ति है। मनुष्य मात्र की यही भावात्मक संवेदना मानवीय संवेदना कही जा सकती है। अतः साहित्य मानवीय संवेदनाओं का वाहक है अथवा प्रेषक है। कहानी में संवेदना एक इकाई होती है, चाहे वह जीवन स्थितियों की अभिव्यक्ति हो, चाहे उसे पुष्ट होने में काफ़ी समय लगा हो, किंतु कहानी में व्यक्त संवेदना इकाई संवेदना होती है। संवेदना का इकाईपन बने रहते हुए कथा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, मगर फिर भी वह कहानी ही रहेगी। कहानी में संवेदना बड़े सहज ढंग से तथा शीघ्र रूप में घटित होती है। पाठक एकाएक निष्कर्ष को पाकर चौंक सा पड़ता है। कहानी की यही विशेषता उसे साहित्य की समस्त विधाओं से अलग कर अधिक प्रभावी एवं तीखा बनाती है। कहानी सामाजिक परिवेश में से जन्म लेती है और एक प्रकार से वह भिन्न स्वरूप के साथ सामाजिक परिवेश का ही प्रतिबिंब है। परिवेश के साथ साथ लेखक की अपनी दृष्टि और कल्पनाशीलता का भी महत्व है, क्योंकि इन सब के द्वारा वे कहानी में मानवीय संवेदनात्मकता को उभारने का प्रयत्न करती है, मानव मात्र को प्रभावित करती है, जिससे यह तो कहा जा ही सकता है कि कहानी में ऐसा कुछ अवश्य है जो मानव मात्र के लिए होता है और निःसंदेह वह है मानव मात्र की संवेदना। संवेदना और कल्पना रचनाकार में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं मार्मिकता की स्थिति आती है तो उसे लेखक कल्पना द्वारा सुंदर ढांचे में ढालकर प्रस्तुत करता है। ये लेखक की वास्तविक सृजन का काम होता है, क्योंकि इसका मूल आधार कृतिकार के अंतर में निहित उसकी संवेदना ही है। अतः संवेदना कहानी का प्राण है। कहानी के तंत्र को परिचालित कर पाठकों के हृदय तक कहानी के मूल को पहुंचाना संवेदना का ही काम है। इसके बाद कहानी में आते हैं परिवेश तथा जीवन दशा। साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति के विवेचन में पृष्ठभूमि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी साहित्य की आधार भूमि परिवेशगत
परिस्थितियाँ होती हैं, उसी से आधार पाकर साहित्य स्वतंत्र प्रकृति में विकास पाता है। साहित्य की आधार भूमि मानव मूल्य है, जिसका सीधा संबंध मनुष्य से है, और मनुष्य एक ऐसे परिवेश में जीता है जिसके एक तरफ सहस्त्रों वर्षों से प्राप्त अविच्छिन्न जीवन धारा होती है, दूसरी तरफ अपने वर्तमान से असंतुष्ट वह इस परिवेश को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है। किसी भी काल का परिवेश मनुष्य की आशा निराशा, सफलता असफलता, संघर्ष तथा किंकर्तव्य विमूढ़ता का मिला जुला रूप होता है। परिवेश का अभिप्राय रचनाकार के आसपास का जीवन है, जिसमें वह जीता है। देश और काल से परिवेश के गत्यात्मक स्वरूप का आभास न होकर स्थितिशीलता प्रकट होती है, लेकिन परिवेश तो निरंतर बदलता रहता है, जिससे साहित्यिक विधाओं के रचनात्मक स्वरूप में भी परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। अतः परिवेश का सही रूप वही है जो रचना से जुड़ा रहता है अथवा रचना जिससे जुड़ी रहती है। लेखन प्रक्रिया में परिवेशजन्य परिस्थितियों का प्रभाव रचनाकार के लिए महत्वपूर्ण होता है और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में उसका सृजनात्मक चेतना का विश्लेषण किया जाता है। राजेंद्र यादव के अनुसार रचनाकार की रचनात्मक क्षण नितांत वैयक्तिक होते हुए बाह्य संसार के जीवन जगत प्रभावों से उत्पन्न प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं। यह प्रतिक्रिया विभिन्न स्थितियों में विभिन्न संवेदनात्मक रूपों में होती है। परिवेश की व्यापकता अपने युग बोध को समाहित कर लेती है और रचनाकार की कृतियाँ देश काल को से बाधित न होकर अपने परिवेश का प्रामाणिक दस्तावेज होती हैं, जिसमें समय की अनुगूंज स्पष्ट सुनाई पड़ती है और उसके माध्यम से तत्कालीन समय को पहचानने की क्षमता आ जाती है। इसके बाद आता है जीवन दशा। कहानी सृजन में जीवन दशा का प्रतिबिंब एक नियामक बनकर उतरता है। किसी वास्तविक अथवा सृजनशील कल्पना में से जीवन स्थिति उत्पन्न होकर कहानीकार की संवेदना को छूती है और उसे एक अलग ही ढंग से प्रभावित करती है। मूल मानवीय स्वभाव उसे प्रेरित करता है। जिस संवेदना को उसने अनुभव किया है, दूसरों तक भी उसे उसी रूप में प्रेषित करे। लेखक सामान्य स्थितियों में से मार्मिकता को ढूंढकर कहानी के लिए सामग्री तैयार करता है। विचारात्मक धरातल पर जीने का उपक्रम कहानी में प्राथमिकता की स्थापना करता है। इसके बाद आता है चिंतन पक्ष। रचनाकार के लिए प्राय आत्मान्वेषण का साधन होती है। रचना में रचनाकार स्वयं को उपलब्ध करता है। लेखन अभिव्यक्ति है। लेखक जितना अपनी आत्मा में डूबता है या उसमें झांकता है, उतनी ही सच्चाई से वह अपने अंतरतम के विचार व्यक्त करता है। एक कालखंड के संदर्भ में जो विचार जन्म लेते हैं, उनके इर्द गिर्द और आगे पीछे चिंतन का एक बवंडर भी जन्म लेता है। नए विचारों का सीधा सामना उनसे होता है। लेखक अपने शीश महल से निकलकर अपने चारों ओर घटित हो रहे व्यवस्था मूलक तथ्यों को देख समझे और उनसे पैदा हो रही जनमानस की अपरिभाषित अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं को आत्मसात करके अपने लेखकीय भूमिका का प्रतिपादन करे। अगर बाह्य प्रभाव की आसक्ति अनुभव में आ जाती है तो उसमें अंतरंगता किंचित अहंता की कलुषित हो जाती है, फिर वह सच्ची नहीं रह जाती। अनुभव कहानी नहीं है और न ही है अनुभव को सीधे कहानी तक पहुंचा देने से कहानी का निर्माण होता है। अनुभव की घटित हो चुकने के बाद एक और प्रक्रिया है, एक कष्ट साध्य प्रक्रिया जो कहानी का निर्माण करती है, और यह प्रक्रिया चिंतन कही जा सकती है।
बिना इस प्रक्रिया के यानी चिंतन की प्रक्रिया से गुजरे बिना किसी भी अच्छी कहानी का निर्माण नहीं हो सकता। मनोनुकूल आचरण के भीतर से रचनात्मकता के स्रोत खुलते हैं। प्रेरणा की पथरानी से बचने का यही एकमात्र उपाय है कि रचनाकार अपने अंतरतम विचारों को सशक्त तथा यथार्थ ढंग से अभिव्यक्त करे। विचार सदैव मोहक नहीं होते, भयावह भी होते हैं, पर उनमें से रचना के वे तत्व होते हैं जो उसकी कृति को अर्थ देते हैं। जो कलाकृति अपने समय को, उसके सारे प्रभावों को ईमानदारी के साथ अभिव्यक्त करती है, वह कलाकारों के आंतरिक रूप को भी लिए रहती है। इसी से कलाकृति उत्कृष्ट होती है। कलाकार के आंतरिक रूप के अभाव में कोई भी कलाकृति अर्थहीन हो जाती है। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष मनुष्य की विवशता है। मनुष्य के अंतर्मन में संजोई हुई भावनाएं अथवा भाव श्रृंखलाएं किसी न किसी रूप में अभिव्यंजना चाहती हैं। इन भावनाओं या भक्ति भावित अनुभूतियों को सर्जना के धरातल पर लाकर अभिव्यक्त किया जा सकता है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग रूप आकार के अनुसार अभिव्यक्त का रंग रूप और आकार तैयार करना चाहता है। इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों का शब्दों की अर्थ ध्वनियों का अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इस कार्य हेतु लेखक जिन माध्यमों को चुनता है वे भाषा, शिल्प और शैली हैं। इस प्रकार से रचना प्रक्रिया, अनुभूति, चिंतन और अभिव्यक्ति इन तीनों पड़ावों से गुजरती हुई अपनी रचना यात्रा पूरी करती हैं। धन्यवाद।